हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल गुटलक अड्डा पे आप सब लोगों का स्वागत है। आज मैं आप सब लोगों के लिए जूरिस्प्रूडेंस के ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो कि पिछली परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते रहे हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। फ्रेंड्स, जूरिस्प्रूडेंस से जो भी प्रश्न आते हैं वो मोस्टली रिपीटेड होते हैं, इसलिए अगर आप पिछले 20 साल के क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका जो है वो पूरी तरह से रिवीजन हो जाएगा और आपके प्रश्न मोस्टली जूरिस्प्रूडेंस के सही हो जाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें 120 से ज़्यादा प्रश्न हैं, वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, स्किप मत कीजिएगा। चाहे तो डाउनलोड करके रख सकते हैं, धीरे धीरे आप देख सकते हैं। चलिए हम प्रश्न अपना स्टार्ट करते हैं। जब हम एक व्यक्ति के संबंध में कहते हैं कि उसका कब्जा है तो हम प्रत्यक्षता इस बात की पुष्टि करते हैं कि उसके बारे में कतिपय वर्ग से समस्त तथ्य सत्य हैं, और हम अप्रत्यक्षता या विवक्षित रूप से ये बताते हैं कि विधि उसे स्थिति का लाभ प्रदान करेगी। कब्जे की ये व्याख्या किसने की थी? तो फ्रेंड्स, ये व्याख्या की थी होम्स ने। इसका सही उत्तर है सी, होम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कब्जा को मूर्त और अमूर्त कब्जे के रूप में विभाजित करता है? तो इसका सही उत्तर है सी, सामंड। सामंड कब्जे को मूर्त और अमूर्त कब्जे के रूप में विभाजित करते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, इसमें उतने ज़्यादा सन नहीं दी रखी हैं, लेकिन ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। ये सामंड की थ्योरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाद कब्जे से संबंधित नहीं है? तो फ्रेंड्स, यानी कि बाकी के जो 3 हैं वो कब्जे से संबंधित है और कोई एक जो है वो कब्जे से संबंधित नहीं है। तो हमें समझ लेना है कब्जे से संबंधित कौन कौन से हैं। ब्रिजेस बनाम हॉटवर्थ, आर बनाम मूर और टावर्स एंड कंपनी लिमिटेड बनाम ग्रे। ये तीनों ही वाद जो हैं ये कब्जे से संबंधित हैं, जबकि लंदन स्ट्रीट ट्रामवेज कंपनी बनाम LCC ये जो है ये कब्जे से संबंधित वाद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कब्जा का सही वर्गीकरण नहीं है? तो यानी कि ये बाकी के 3 जो है वो कब्जे के सही वर्गीकरण है और एक नहीं है। तो कौन कौन से सही वर्गीकरण है पहले ये देख लेते हैं। तथ्यतः कब्जा तथा विधितः कब्जा, तत्कालिक कब्जा तथा मध्यवर्ती कब्जा और मूर्त कब्जा एवं अमूर्त कब्जा। ये तीनों जो हैं ये कब्जे का सही वर्गीकरण है, जबकि ये प्रत्यक्ष कब्जा एवं अप्रत्यक्ष कब्जा ये कब्जे का वर्गीकरण नहीं है, यानी कि डी इसका सही उत्तर है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन डी सही बताया गया है, यानी कि 1 का 4 है, AM हॉकार्ड का जो है किंग एंड काउंसलर्स है, और बी में जो है वो 3 है, यानी कि JM लाइटवुड द नेचर ऑफ पॉजिटिव लॉ, ये इनकी बुक्स के नाम है फ्रेंड्स। और KR पोपर में जो है वो कौन सा सही है? 2 KM पोपर की बुक है द ओपन सोसाइटीज एंड इट्स एनिमीज, और डी जो है वो WT स्टेस की कौन सी बुक है? द फिलॉसफी ऑफ हीगल। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बुक्स के नाम आप याद कर लीजिए। अक्सर देखा गया है कि बुक्स के नाम से पूछ लिया जाता है कि कौन सी बुक किस ऑथर की है। ये जूरिस्प्रूडेंस के रिलेटेड बुक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही उत्तर दीजिए। ठीक है, किसी अन्य की संपत्ति पर, राज्य की संपत्ति पर नहीं, एक प्रतिकूल कब्जा स्वत्व प्रदान करता है यदि ये जारी रहता है, यानी कि किसी प्राइवेट व्यक्ति की अगर प्रॉपर्टी है उस पर कोई प्रतिकूल कब्जा है, जारी रहता है, तो ये
कब स्वत्व प्रदान करता है, यानी कि कब ये माना जाएगा, तो 12 वर्ष तक अगर प्रतिकूल कब्जा बिना किसी रोक टोक के जारी रहता है तो यह स्वामित्व या स्वत्व प्रदान कर देता है उस संपत्ति पर। नेक्स्ट, सामंत के अनुसार विद्यतः कब्जा क्या है? यथार्थ और तथ्यता कब्जा जो है वो सामंत के अनुसार विदितः कब्जा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब्जे की संकल्पना एक महत्वपूर्ण तत्व है अभिरक्षा जिसका अर्थ है ये क्या है? कब्जा धारण करने वाले का अन्यों के द्वारा हस्तक्षेप का अपवर्जन करने का आशय है ये, तो इसका ये अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब्जा 2 तत्वों से बनता है, ठीक है। कब्जाधीन वस्तु यानी कि प्रभावकारी नियंत्रण उस पर, और बा अधिपत्य का आशय स्वामी के रूप में धारण करने का आशय। निम्नलिखित में से किसने उपवर्णित कथन कहा था? तो ये कहा था सैविनी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो फ्रेंड्स, इसका जो है इसका उत्तर है 4, 3, 2, 1, यानी कि इच्छा सिद्धांत तो ये विधिक अधिकार है, यथार्थ सिद्धांत तो ये विधिक व्यक्तित्व है, घोषणात्मक सिद्धांत ये जो है ये पूर्ण निर्णय से संबंधित है, और धारणाशय ये कब्जा से संबंधित है। इसका सही उत्तर सी है। निम्नलिखित में से कौन सा कब्जा अर्जित करने का तरीका नहीं है? तो फ्रेंड्स, जो अर्जन है सी, ये कब्जा अर्जित करने का तरीका नहीं है। कब्जा अर्जित करने के तरीके हैं विधि के परिवर्तन द्वारा, परिधान द्वारा और लेना द्वारा, ठीक है। फ्रेंड्स, आप इन क्वेश्चंस के जो इसमें रिपीशन दिखाया जा रहा है आप इस पर मत जाइए, ये वो कभी अपडेट नहीं हुई है, इसलिए इसमें पुरानी वो थे डेट्स पड़ी हुई है। ये क्वेश्चंस इनके बाद भी 50 बार हर क्वेश्चन जगह जगह रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित अधिनियम से कौन सा अधिनियम कब्जे की रक्षा करता है? तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और विशिष्ट अनुशोष अधिनियम 1963 जो है वो दोनों ही इसकी रक्षा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वामित्व का गलत वर्गीकरण है? तो ऑप्शन सी, सीधा और मध्यस्थ स्वामित्व जो है ये स्वामित्व का गलत वर्गीकरण है, जबकि मूर्त और अमूर्त स्वामित्व, न्यास और लाभप्रद स्वामित्व, पूर्ण अबाधित और सीमित स्वामित्व ये इसके सही वर्गीकरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामित्व किसी वस्तु पर पूर्ण नियंत्रण है, ये कथन किसका है फ्रेंड्स? तो ये सामंत का कथन है। गलत उत्तर को इंगित कीजिए। स्वामित्व का निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए कि गलत उत्तर को इंगित करने की बात हो रही है, तो इसमें बाकी के 3 सही हैं और बी गलत है, यानी कि मूर्त और अमूर्त स्वामित्व सही है, एकल और सह स्वामित्व भी सही है, निहित और समाश्रित स्वामित्व भी सही है, जबकि ये ऑप्शन बी जो है मध्यवर्ती और तत्कालिक स्वामित्व जो है ये गलत उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन स्वामित्व की परिधि में नहीं आता है? तो ऑप्शन बी, कब्जे से हटने का अधिकार जो है वो स्वामित्व की परिधि में नहीं आता है, जबकि कब्जे का अधिकार, उपयोग एवं उपभोग का अधिकार और नष्ट करने का अधिकार जो है वो स्वामित्व में समाहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि स्वामित्व के साथ 3 आवश्यक अधिकार होते हैं? कब्जे का अधिकार, उपभोग का अधिकार, व्ययन का अधिकार। तो ये बात के नायर बनाम कोशी अलेक्जेंडर के वाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइड की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कब्जे के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? तो इसका सही उत्तर है
फ्रीडमैन ने इसका जो है प्रतिपादन नहीं किया था, कब्जे के सिद्धांत का, जबकि सेवनी, पोलक और सामंड इन लोगों ने प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सिद्धांत संपत्ति की संकल्पना से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन डी यथार्थवादी सिद्धांत जो है संपत्ति की संकल्पना से जुड़ा हुआ है, बाकी तीनों इससे जुड़े हुए नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी आवश्यक तत्व के कारण विहितकारी तथ्य अभी अपूर्ण है परंतु भविष्य में पूर्ण होने योग्य हैं तो ऐसा स्वामित्व होगा, तो ये समाश्रित स्वामित्व कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वामित्व का गुण नहीं है? तो ऑप्शन बी केवल अधिभोग का अधिकार जो है वो स्वामित्व का गुण नहीं है। केवल अधिभोग का अधिकार जो है ये स्वामित्व का गुण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसने कहा है कि अजन्मे शिशु का विधिक अस्तित्व नहीं होता क्योंकि वह अधिकार रहित होता है? ये बात किसने कही है? तो फ्रेंड्स ये पैटर्न ने कही है। ठीक है, ये विचारधारा जो है ये पैटर्न की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फ्रेंड्स इस चीज़ का बहुत ध्यान दें, नहीं है। हम एग्जाम्स में कई बार हड़बड़ी में यही गलती करते हैं, जहाँ नहीं पढ़ना होता है हम वहाँ नहीं, हमारे जहन में नहीं आ पाता और हम उत्तर गलत कराते हैं। तो उत्तर स्वामित्व में पदार्थ के भौतिक नियंत्रण की शक्ति होती है किंतु उपभोग की नहीं, ये बात गलत है। ठीक है, बाकी ये तीनों ही चीज़ें सही हैं। क्या है? स्वामित्व में पदार्थ के भौतिक नियंत्रण उपभोग दोनों की शक्ति होती है, स्वामित्व में इच्छानुसार प्रबंधन की भी शक्ति होती है और स्वामित्व में दूसरे को विरत रखकर स्वयं कब्जा करने की शक्ति भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मामलों में से कौन विधिक व्यक्तित्व से संबंधित नहीं है? तो इनरी कोहेन जो है वो विधिक व्यक्तित्व से संबंधित वाद नहीं है, बाकी की तीनों जो हैं वो विधिक व्यक्तित्व से संबंधित वाद हैं। कौन से? डेमलर कंपनी बनाम कॉन्टिनेंटल टायर कंपनी, सोलोमन बनाम सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड और कैंपेल बनाम पैडिंगटन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये तीनों ही वाद जो हैं विधिक व्यक्तित्व से संबंधित हैं, जबकि इनरी कोहेन इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से ऑस्टिन द्वारा स्वामित्व की दी गई परिभाषा से संबंधित है? तो 2, 3 और 4 जो है वो ऑस्टिन की स्वामित्व की परिभाषा से संबंधित है। उपभोग की दृष्टि से अनिश्चित होता है, ठीक है, और अवधि की दृष्टि से भी असीमित होता है और वस्तु का स्वामित्व के रूप में धारण करने का आशय, ये सब चीज़ें स्वामित्व से संबंधित हैं। ठीक, तो ये ऑस्टिन से संबंधित परिभाषा थी। स्वामित्व विभिन्न अधिकारों का उसी तरह समुच्चय है जिस तरह बाल्टी में रखा पानी अलग अलग बूंदों का संग्रह है। ये किसने कहा था? तो ये हॉफेल्ड ने कहा था। सभी मामलों में स्वामित्व की विषय वस्तु एक अधिकार होता है। निम्नलिखित में से किस विधिशास्त्री का उपयुक्त विचार या मत है? तो ये सामंड का मत है। किसने कहा है कि स्वामित्व एक व्यक्ति और एक चीज़ जो स्वामित्व की विषय वस्तु है के बीच के संबंध को प्रकट करता है? तो ये जॉन सामंड ने कहा था। निम्नलिखित में से किसको विधिक व्यक्ति नहीं कहा जा सकता? तो एक कोश को विधिक व्यक्ति नहीं कहा जा सकता, जबकि एक मूर्ति को, एक निगम और एक मत व्यक्ति को जो है वो विधिक व्यक्ति कहा जा सकता है। कल्पना सिद्धांत निम्नलिखित संकल्पों में से किस एक से संबंधित है? तो ये विधिक व्यक्तित्व से संबंधित है। विधिक शास्त्र में कोष्टक या ब्रैकेट सिद्धांत किस विषय से संबंधित है? तो ये विधिक व्यक्तित्व से संबंधित एक सिद्धांत है। निम्नलिखित में से
किसने विधिक व्यक्ति को परिभाषित किया कि यह एक अस्तित्व है जिस पर अधिकार एवं कर्तव्य अधिरोपित किए जा सकते हैं? तो ये ग्रे ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निगमित व्यक्तित्व का सिद्धांत नहीं है? तो हित सिद्धांत निगमित व्यक्तित्व से संबंधित सिद्धांत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो विधिक व्यक्तित्व सदैव मिथ्यकीय होता है, ये कथन सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है की बात हो रही है फ्रेंड्स, बाकी तीनों कथन सही हैं। निगमित व्यक्तित्व के यथार्थवादी सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला कौन था? तो ये ग्यर्के थे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से यह किसने कहा था कि स्वामित्व एक निश्चित वस्तु पर ऐसा अधिकार है जो उपयोग की दृष्टि से अनिश्चित, व्ययन की दृष्टि से अनिर्बंधित और अवधि की दृष्टि से असीमित है? ये ऑस्टिन ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन निगमित व्यक्तित्व का सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन डी इच्छा सिद्धांत निगमित व्यक्तित्व का सिद्धांत नहीं है। निगमित व्यक्तित्व का अनुगुंठन या घूंघट को उठाने का सिद्धांत प्रतिपादित किया किसने किया? तो ये सोलोमन बनाम सोलोमन के वाद में किया गया था। कोष्टक का सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है? ये संबंधित है विधिक व्यक्तित्व से। ये क्वेश्चन पहले भी हम बता चुके हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने निर्णित किया कि गुरु ग्रंथ साहिब एक विधिक व्यक्तित्व है? तो ये शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाम सोमनाथ दास में किया गया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विधिक व्यक्ति नहीं है? तो ऑप्शन डी मस्जिद जो है वो विधिक व्यक्ति नहीं है। बाकी दुर्गा भगवती की मूर्ति, एक पंचीकृत सोसाइटी, केवल राज्य, ये सब जो है केरल राज्य, ये सब विधिक व्यक्तित्व हैं। निम्नलिखित एक विधिक व्यक्ति है? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, यानी कि भारत का राष्ट्रपति और भारत संघ ये दोनों ही निगमित व्यक्तित्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिवी काउंसिल ने किस मामले में अभी निर्धारित किया कि मस्जिद ना तो वाद दायर कर सकती है ना ही उसके विरुद्ध वाद दायर किया जा सकता है, क्योंकि विधि की दृष्टि में वे कृत्रिम व्यक्ति नहीं है? ये बात जो है ये ऑप्शन बी मस्जिद शाहगंज बनाम श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के वाद में डिसाइड की गई। निम्नलिखित की विधिक स्थिति पर सही उत्तर दीजिए। तो ऑप्शन बी अजन्मे व्यक्ति का कर्तव्य की दशाओं में विधिक व्यक्तित्व होता है, ये सही उत्तर है इसका। बाकी ये तीनों ही ऑप्शन गलत हैं। न मस्जिद एक विधिक व्यक्ति है, न जानवर विधिक व्यक्ति है, और अजन्मे व्यक्ति का विधिक अस्तित्व नहीं होता, ये बात भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विधिक व्यक्ति है? तो ऑप्शन डी लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश विधिक व्यक्ति है। बाकी ये तीनों विधिक व्यक्ति नहीं है। उत्तर प्रदेश सहकारी आवास समिति के अध्यक्ष, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक। ठीक है, ये नहीं है विधिक व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विधिक अधिकार का तत्व नहीं है? तो ऑप्शन डी विधिक उपचार जो है विधिक अधिकार में का तत्व नहीं है इसमें। बाकी दोनों में है क्या क्या? अधिकार का भोक्ता अर्थात वह व्यक्ति जिसमें अधिकार निहित है, अधिकार का विषय या संबंधित वस्तु और कार्य का प्रवृत्ति, ये तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधिशास्त्री के अनुसार 4 प्रकार के निरपेक्ष कर्तव्य होते हैं, जिसे कि स्वयं के प्रति कर्तव्य, अनिश्चित व्यक्ति के प्रति कर्तव्य, संप्रभु के प्रति कर्तव्य तथा उसके प्रति के कर्तव्य जो मानव प्राणी नहीं है? ये किसने कहा? ये जॉन ऑस्टिन ने कहा था।
फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें। सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह की और अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं रेगुलर लाती रहूँगी। यह विचार कि कतिपय कर्तव्य निरपेक्ष है निम्नलिखित द्वारा किया गया, ये ऑस्टिन के द्वारा किया गया। सही उत्तर को इंगित कीजिए। फ्रेंड्स, एक व्यक्तिबंदी अधिकार, एक व्यक्तिबंदी अधिकार क्या है? एक ऐसा हित है जो केवल निश्चित व्यक्तियों के विरुद्ध उपलब्ध होता है। ये इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा विधिक कर्तव्य का लक्षण नहीं है? तो ऑप्शन डी, कर्तव्य की विषय वस्तु जो है वो विधिक कर्तव्य का लक्षण नहीं है। किसके अनुसार 4 प्रकार के आत्यांतिक कर्तव्य होते हैं? अर्थात अपने प्रति कर्तव्य, अनिश्चित व्यक्ति के प्रति कर्तव्य, संप्रभु के प्रति कर्तव्य तथा ऐसे व्यक्ति के प्रति कर्तव्य जो मनुष्य नहीं है। तो ये ऑस्टिन का है। इनमें से कौन सा विधिक व्यक्ति है? तो इसका सही उत्तर है डी, मूर्ति। ठीक है, पत्थर, पशु और मस्जिद जो है वो विधिक व्यक्ति नहीं है। गलत उत्तर बताइए। एक विधिक अधिकार की निम्नलिखित विशेषता है, क्या है? विधिक अधिकार का विषय सदैव एक जीवित व्यक्ति होना चाहिए। ये गलत उत्तर है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, संपूर्ण विश्व के विरुद्ध एक सुरक्षित हित को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? लोकलक्षी हित। फ्रेंड्स, गलत ऑप्शन भी पढ़ूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं बाकी ऑप्शन पढ़ना चाहें तो। ऑस्टिन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्तव्य निरपेक्ष कर्तव्य नहीं है? तो ऑप्शन बी जो है, एक व्यक्ति के प्रति कर्तव्य निरपेक्ष कर्तव्य नहीं है। ऑस्टिन ने निम्नलिखित कर्तव्यों में से किस श्रेणी को आत्यांतिक कर्तव्य में सम्मिलित किया? तो ऑप्शन सी इसका सही है। 1, 2 और 3 सही है, यानी कि और बाकी 4 गलत है। अनिश्चित व्यक्तियों के प्रति कर्तव्य, अपने प्रति कर्तव्य, संप्रभु के प्रति कर्तव्य, माता पिता के प्रति कर्तव्य, ये गलत है, ऑप्शन 4। किसने कहा है कि कर्तव्य आचरण का एक आदेशात्मक प्रतिमान है? ये डाइसी के द्वारा कहा गया है। ठीक है, सही उत्तर को इंगित कीजिए। तो सही उत्तर है, एक सर्वबंधी अधिकार संपूर्ण विश्व के विरुद्ध संरक्षित एक हित है। ठीक है, वर्ड से ही पता चल रहा है, सर्वबंधी यानी कि जो हर किसी के प्रति उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाद पूर्व निर्णय के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन सी, लिवर्सीज बनाम एंडरसन का वाद संबंधित नहीं है। बाकी के तीनों जो हैं वो संबंधित हैं। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, प्रकाश चंद पाठक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य। विधिक अधिकार से संबंधित निम्न में से कौन सा सिद्धांत एहरिंग द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ऑप्शन डी, हित का सिद्धांत एहरिंग द्वारा प्रतिपादित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विधिक अधिकार का लक्षण नहीं है? तो ऑप्शन डी, अधिकार का नवीन इसका लक्षण नहीं है। अधिकार का धारणकर्ता, अधिकार से आबद्ध व्यक्ति और अधिकार की विषय वस्तु इससे संबंधित हैं। सामंत के अनुसार उच्चतम विधायन से अभिप्रेत है, तो संसद द्वारा निर्मित विधि इससे अभिप्रेत है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विधिक अधिकार से संबंधित है? तो हित सिद्धांत विधिक अधिकार से संबंधित है। जो विधायन किसी अन्य विधायी प्राधिकारी द्वारा निरसित, निराकृत अथवा नियंत्रित किए जाने योग्य नहीं होते, वे क्या कहलाते हैं? वो सर्वोच्च विधायन कहलाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित सिद्धांत में से कौन सा एक विधिक अधिकार का सिद्धांत है? तो सी, हित सिद्धांत जो है वो विधिक अधिकार का सिद्धांत है। विधिक अधिकार के 2
मुख्य सिद्धांत कौन से हैं? तो इच्छा सिद्धांत और हित सिद्धांत जो है वो दो मुख्य सिद्धांत हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यायोजित विधायन पर नियंत्रण करने का एक तरीका नहीं है? तो प्रत्यायोजित विधायन के रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा जो है ये इसका एक तरीका नहीं है। बाकी संसदीय नियंत्रण, न्यायिक नियंत्रण, प्रत्यायोजित विधायन का प्रकाशन, ये सब इसके तरीके हैं। आगमनात्मक एवं निगमनात्मक सिद्धांत पद्धतियां निम्नलिखित से पद्धतियां संबंधित हैं? तो ये विधायन से संबंधित पद्धतियां हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, कोई ऐसी धारणा जो यह तथ्य छिपाती है या छिपाने का प्रभाव रखती है कि एक विधि का नियम परिवर्तित हो गया है जबकि विधि का शब्द अपरिवर्तित हो, इसका परिवर्तन उपांतरित हो को संपादित करने वाली अभिव्यक्ति है, क्या है? साम्य। इसका यह सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विधायन समाज के विधायी अंगों की औपचारिक अभिव्यक्ति है या कथन है? तो ये ग्रे ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन सा विधायन का लक्षण नहीं है? एक आगमनात्मक रीति से अभिकथित होता है, यह नहीं, लक्षण जो है ये सही नहीं है। अधिनियमों के प्रयोजनों के लिए प्रतिनिधि निकाय या प्राधिकारी को विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन जो है सशर्त विधायन कहलाता है। ठीक है, सर्वोत्तम उत्तर बताइए। ठीक है, तो विनिश्चयाधार तथा हितोक्ति दोनों ही बाध्यकारी बल रखते हैं, ये सर्वोच्च उत्तम उत्तर है। ठीक है, बाकी आप ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। स्वतंत्रता के पूर्व न्यायिक पूर्ण निर्णय के सिद्धांत को द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की निम्नलिखित में से किस धारा के द्वारा आंशिक मान्यता मिली? तो धारा 212 के द्वारा मान्यता मिली। न्यायाधीश एक पूर्ण निर्णय में तात्विक तथ्यों के आधार पर तथा अतात्विक तथ्यों को बहिष्कृत करने पर किस निष्कर्ष पर पहुंचता है? तो यह है निर्णयाधार। इसका सही उत्तर है। सही उत्तर बताइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, एक और दो सही हैं ऑप्शन। तो यानी कि पूर्ण निर्णयों का सृजन न्यायाधीशों द्वारा किया जाता है और यदि कोई पूर्ण निर्णय किसी अधिनियम से असंगत है तो वह अबाध्यकर नहीं होता। ये दो सही हैं, बाकी तीसरा वाला जो गलत है। निम्नलिखित में से किसने विधायन को समाज के विधायी अंगों के औपचारिक कथन के रूप में परिभाषित किया? तो ये चिपमैन ग्रे ने किया था। ऑप्शन ए सही है। अनावधानता के कारण दिया गया निर्णय ये बाध्यकारी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो ऑप्शन ए सुमेलित है। सामाजिक संविदा एक ऐतिहासिक तथ्य नहीं है अपितु युक्तियों की एक काल्पनिक बात है, ये बात लॉक ने कही थी। ठीक है, लॉक इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन न्यायिक पूर्ण निर्णय के घोषणात्मक सिद्धांत से समर्थक नहीं है? तो ग्रे इसके समर्थक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रूढ़ि जिसकी प्राधिकारिता उसकी स्वीकृति तथा बाध्य होने वाले पक्षकारों के मध्य करारों में सम्मिलित किए जाने पर सशर्त आधारित होती है, वह है अभिसमयात्मक रूढ़ि। न्यायिक पूर्ण निर्णय के घोषणात्मक सिद्धांत का निम्नलिखित में से मुख्य प्रणेता कौन है? तो ये ब्लैकस्टोन। अनावधानता के कारण दिए गए एक निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो निर्णय बाध्यकारी नहीं है, ये बात सही नहीं है। निर्णय बाध्यकारी है, निर्णय अवैध है, निर्णय असंवैधानिक है, ये सही नहीं है। निर्वचन
वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा न्यायालय कानून का अर्थ एवं अधिकृत प्रारूप के माध्यम से निश्चित करने का प्रयास करते हैं जिसमें वह व्यक्त किया गया है। ये कथन किसका है? तो ये कथन सामंड का है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये सही नहीं है कथन ए, बाकी तीनों सही हैं। क्या सही नहीं है? एक सिविल जज का निर्णय उसी न्यायालय के अन्य सिविल जजों पर बाध्यकारी है, ये सही नहीं है। जबकि उच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। निर्णयकरण के सिद्धांत का अर्थ है न्यायिक निर्णयों में बाध्यकारी बल, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स स्वयं अपने निर्णयों से बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, कोशिश कर रही हूँ मैं आपको सारे ही ऑप्शंस पढ़ के सुना दूँ। निम्नलिखित में से कौन सा देश निर्णयकरण के सिद्धांत का पालन करता है? तो इंग्लैंड जो है वो इसका पालन करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन सी सही है, 1 और 3 सही है। पूर्ण निर्णय विधि के क्रमिक विकास में सहायता करता है, और 3 भी सही है। निर्वाचन की प्रक्रिया में न्यायाधीश विधि का निर्माण करते हैं, ये दोनों सही है। और ये एक गलत है। प्रतिलिपि अधिकार एक मूर्त अधिकार है। न्यायाधीश केवल विधि की खोज ही नहीं करते बल्कि वे विधि का निर्माण करते हैं। विचार किससे संबंधित है? ये विचार ग्रे से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पूर्ण निर्णय के अंतर्गत कही गई या की गई वह प्रत्येक बात सम्मिलित है जो पश्चातवर्ती आचरण के लिए एक नियम प्रस्तुत करती है। ये किसने कहा? ये सामंड ने कहा। मेरे विचार में पूर्ण निर्णय का पालन एक नियम होना चाहिए, ना कि अपवाद। ये किसने कहा? ये कार्दोजी ने कहा। निम्नलिखित में से कौन न्यायिक पूर्ण निर्णय की घोषणात्मक सिद्धांत का समर्थक है? तो ये ग्रे हैं। कथन ए, पूर्ण निर्णय खान या माइन में सोने की तरह है। कथन आर, यह विधि रिपोर्टों में तलाशा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विधि शास्त्र की समाजशास्त्रीय शाखा से संबंधित है? ये रास्को पाउंड है इसका सही उत्तर। फ्रेंड्स, 100 क्वेश्चंस हो चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन से सही समुच्चय हैं? तो ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 सही है, बाकी सही नहीं है। ऑस्टिन ये जो है विश्लेषणात्मक विचारधारा से संबंधित है, और रास्को पाउंड तथा सामाजिक विधिशास्त्र से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विधिशास्त्री ने इस पर जोर दिया है कि हम किसी वस्तु को तब नहीं समझ सकते जब तक कि हम यह ना जान लें कि वह क्या करती है? तो ये रास्को पाउंड का कथन है। फ्रेंड्स, 100 से ज़्यादा प्रश्न हो चुके हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आ रही है मेरा वीडियो। मैंने आपके लिए बहुत सेलेक्ट के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि मेरी नई लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आप लोगों को रेगुलर बेसिस पर मिलते रहें। हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। जब समता भंग की गई हो तब उसका पुनर्स्थापन करने में न्याय का वर्णन अरस्तु ने किस प्रकार किया था? तो ये जो है सुधारक न्याय के आधार पर किया था। ठीक है, किसने कहा कि विधि का कार्य सामाजिक अभियंत्रण है? तो ये रास्को पाउंड ने कहा था। फ्रेंड्स, रास्को पाउंड की थ्योरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये हमेशा पूछे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि का विकास राज्यों की रीतियों द्वारा भी होता है। किसने कहा था? ये अंतर्राष्ट्रीय रूढ़ि विधि है। ठीक है, इसने कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधिक अधिकार का गुरुत्वाकर्षण ना तो विधायन में है और ना न्यायिक निर्णय में, वरन समाज में स्वयं है। किसने ये कहा? ये कहा
एहरलिच ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य, परिवार तथा सिविल समाज का विश्लेषण है। यह परिवार के सर्वमान्य सिद्धांत एवं सिविल समाज के विशिष्ट सिद्धांत की एकता है। उपयुक्त दर्शन किससे है? ये हीगल से है। निम्नलिखित में से किस विधिवेत्ता का नाम इस सिद्धांत से जुड़ा है कि कानून सामाजिक अभियांत्रिकी का एक साधन है? तो ये पाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी विचारधारा अध्ययन करती है उन शक्तियों का जो न्यायाधीशों को निर्णय लेने में प्रभावित करती हैं? तो इसका उत्तर है यथार्थवादी विचारधारा। सामाजिक अभियंत्रिकी की संकल्पना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई विधि परिभाषा के मूल में है? तो ये उत्तर है रास्को पाउंड। प्रख्यात निबंध डिटर्मिनिंग रेशियो डेसिडेंसी ऑफ ए केस के लेखक कौन है? तो ये गुडहार्ट हैं। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्रीय विचारधारा का समर्थक नहीं है? तो बेंथम जो है वो समर्थक नहीं है। रास्को पाउंड द्वारा प्रतिपादित सामाजिक अभियांत्रिकी के सिद्धांत का सही अर्थ इंगित कीजिए। तो समाज के प्रतिस्पर्धी हितों का संतुलन जो है वो सही उत्तर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक दंड का सिद्धांत नहीं है? तो सामाजिक हित का सिद्धांत दंड का सिद्धांत नहीं है, बाकी तीनों दंड के सिद्धांत हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित विधिशास्त्री इस मत का समर्थन नहीं है कि न्यायिक विधि का सृजन करते हैं, यानी कि न्यायाधीश विधि का सृजन करते हैं। तो ड्वार्किन जो है वो इसके समर्थक नहीं है, बाकी हार्ट, ग्रे और होम्स इसके समर्थक हैं। निम्नलिखित को सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर सही है, सी इसका सही उत्तर है। 3, 1, 2, 4 यानी कि सर हेनरी मैन ऐतिहासिक विचारधारा, ग्रोशियस नैतिक विचारधारा, बेंथम विश्लेषणात्मक विचारधारा और O.W. होम्स जो है वो यथार्थवादी विचारधारा से संबंधित है। रास्को पाउंड ने सामाजिक इंजीनियरिंग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसका क्या अर्थ है कि समाज के प्रतिस्पर्धी हितों का संतुलन बनाए रखा जाए, उनका सिद्धांत था। जीवित विधि की अवधारणा को किस विधिशास्त्री ने प्रतिपादित किया? तो ये एहरलिच ने प्रतिपादित किया। सामाजिक एकता का सिद्धांत प्रतिपादित किया ड्यूगिट ने किया। सामाजिक कार्य का विचार व्यक्तिपरक अधिकार की संकल्पना को निरस्त कर देता है, ये कथन किसका है? ये ड्यूगिट का कथन है। फ्रेंड्स मेरा वीडियो अब लगभग ख़त्म होने को है, कुछ ही क्वेश्चंस रह गए हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, आप बाद में भूल जाते हैं। निम्नलिखित 4 प्रकार के विधिक सिद्धांतों पर विचार करें। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है 2, 1, 4, 3 यानी कि 2 विधि का ज्ञापक सिद्धांत, उसके बाद जन चेतना का सिद्धांत आया, उसके बाद सामाजिक संहिता आई, उसके बाद सबसे लास्ट में ये रास्को पाउंड का सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत आया। तो इसका उत्तर बी है। सामाजिक समेकता का आधार समाज के लोगों की पारस्परिक निर्भरता है, ये कथन किसका है? तो ये जो है ये ड्यूगिट का कथन है। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक समेकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ड्यूगिट ने किया। ड्यूगिट के अनुसार सामाजिक शक्ति में श्रम का विभाजन सर्वाधिक महत्व का तथ्य है, ये सिद्धांत का नाम दिया सामाजिक संहति यानी कि एकात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्रीय विचारधारा की पाउंड के नाम से पहचान करना सरल है और कारण दिया गया है। समाजशास्त्रीय विचारधारा का ना तो पाउंड के से प्रारंभ होता है और ना ही अंत। इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि सामाजिक समेकता एक तथ्य है और ये सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक है? तो ये कहा
ड्यूगिट ने। निम्नलिखित में से कौन से विधिवेत्ता का नाम सामाजिक समेकता से के सिद्धांत से जुड़ा है? तो ये डिगी या ड्यूगिट का नाम जुड़ा है। फ्रेंड्स, फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। विधि अंततः शांतिपूर्वक कार्यरत आंतरिक ताकतों की उपज है। यह कथन विधिशास्त्र की किस विचारधारा से संबंधित है? तो ये ऐतिहासिक विचारधारा से संबंधित कथन है। फ्रेंड्स, और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं मुझे बताएं तो मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। समाजशास्त्रीय स्कूल कार्य की प्रतिक्रिया थी। ये प्रमाणवाद के सिद्धांत से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे वीडियो को पूरा देखा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और मुझे बताएं मैं आपके लिए और किन टॉपिक्स पर वीडियो लाऊं। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।